So today we are going to discuss about pulmonary circulation. Pulmonary circulation का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और कुछ टॉपिक्स को इसके अंदर हम कवर करेंगे. So basically pulmonary blood vessels include pulmonary artery जिसका फंक्शन क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को alveoli ऑफ लंग्स तक लेकर जाना. पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसको लंग्स तक लेकर जाती है हार्ट से, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स में से निकल के वो वापस हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास है ब्रोंकियल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है अदर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को. सो पल्मोनरी आर्टरी को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना. अब क्या हो रहा है कि आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रही है, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जो है वो पंप होगा और पल्मोनरी आर्टरीज में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज से वो लंग्स तक जाएगा, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा. तो ये प्रोसेस हमारे पास होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का. अब ये किस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है कि राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड निकलेगा, मतलब कि आर्टरी जो है पल्मोनरी आर्टरी वो डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के अंदर. ईच ब्रांच जो होती है वो कॉरस्पॉन्ड करती है अपने लंग के साथ अलॉन्ग विद द प्राइमरी ब्रोंकस. लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद ये ब्रांचेस जो हैं फर्दर स्मॉल वेजल्स के अंदर डिवाइड होती हैं और कैपिलरी प्लेक्सेस बना देती है. बेसिकली कैपिलरी प्लेक्सेस का डायरेक्ट लिंक जो होता है वो एल्वियोलाई के साथ होता है, इसका कंसर्न गैस एक्सचेंज के साथ होता है, एल्वियोलर गैस एक्सचेंज के साथ. और देन वहाँ पे जाके गैस एक्सचेंज होगा और देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वियोलाई में से कैरी किया जाएगा और लेफ्ट एट्रियम में ले जाया जाएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम वेनस ब्लड भी कहते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम आर्टेरियल ब्लड भी कहते हैं. ब्रोंकियल आर्टरी है, तो ब्रोंकियल आर्टरी जो है वो हमारे पास रेस हो रही होती है डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा से, और ये सप्लाई करती है आर्टेरियल ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रोंकाई, कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, विस्लर प्लूरा एंड पल्मोनरी लिम्फ नोड्स. वेनस ब्लड जो इनमें से ड्रेन हो रहा होता है वो ब्रोंकियल वेन्स के थ्रू ड्रेन होता है. जो राइट साइड से ब्रोंकियल वेन निकल रही होती है वो ड्रेन करती है ब्लड को एजाइगस वेन में, और जो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन होती है वो ड्रेन करती है सुपीरियर हेमिजाइगस और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन के अंदर. However, the blood from the distal portion of bronchial circulation is drained directly into the pulmonary veins. Then हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजिकल शंट. बेसिकली शंट हमारे पास क्या होता है कि आपका आर्टेरियल ब्लड जो है वो कुछ अमाउंट में मिक्सअप हो जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, जिसे हम कहते हैं शंट. अब शंट हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी होता है, मतलब नॉर्मली बॉडी के अंदर जो परफॉर्म हो रहा होता है, और एक हमारे पास इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होती है. फिजियोलॉजिकल के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट जो है फर्स्ट वन वो ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से आया है और डायरेक्ट पल्मोनरी वेन्स में आगे विदाउट बीइंग ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि पल्मोनरी वेन्स के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर उसके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया जिसकी वजह से वो फिजियोलॉजिकल शंट हो गया. ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो है वो फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम थिबेसियन वेन इनटू द कार्डिक चैम्बर डायरेक्टली. अब हमारे पास वेनस एडमिक्सचर क्या होता है और वेस्टेड ब्लड क्या होता है. फिजियोलॉजिकल शंट रिजल्ट इन वेनस एडमिक्सचर, मतलब कि आपका वेनस ब्लड जो होता है बेसिकली वेनस एडमिक्सचर हम कहते हैं कि मिक्सिंग हो जानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ. फ्रैक्शन ऑफ वेनस ब्लड इज विच इज नॉट फुली ऑक्सीजनेटेड इज जनरली कंसिडर्ड एज अ वेनस ब्लड. अब जो फ्रैक्शन होगी वेनस ब्लड की जो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाया, मतलब गैस एक्सचेंज के बाद प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाया, तो वो हमारे पास वेस्टेड ब्लड होगा. नॉर्मल शंट लेवल और इसकी वेरिएशन हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट ऑफ वेनस ब्लड इज टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज 1% to 2% ऑफ द कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट के 1 to 2% ऑफ होता है ये. नॉर्मल पर्सन के अंदर ये इंक्रीज हो जाता है 5% ऑफ कार्डिक आउटपुट में, विच में बी ड्यू टू मिसमैचिंग ऑफ वीक्यू मिसमैच की वजह से, मतलब कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स. पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारे पास क्या होगी. पैथोलॉजिकल कंडीशन इंक्रीज इन शंट अकर इन सेवरल कंडीशन सच एज एक्यूट पल्मोनरी इन्फेक्शन के अंदर हो सकता है, ब्रोंकियोएक्टेसिस के अंदर हो सकता है,
क्योंकि पल्मोनरी डायलेशन हो रही होती है ब्रोंकाई की ड्यू टू क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस। देन हमारे पास है फिजियोलॉजिकल शंट और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में क्या फ़र्क है। बेसिकली एक के अंदर हमारे पास वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही और एक के अंदर हमारे पास परफ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो रही होती। फिजियोलॉजिकल शंट बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि फिजियोलॉजिकल शंट के अंदर हमारे पास वेस्टेड ब्लड और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के अंदर हमारे पास वेस्टेड एयर होती है। मतलब कि वो वाली एयर जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती वो डेड स्पेस में इंक्लूड हो जाती है, और वो वाला जो हमारे पास ब्लड होता है जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और शंट की कंडीशन में बन जाता है तो वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल शंट होता है। थैंक यू। So today we are going to continue our previous lecture pulmonary circulation। pulmonary circulation का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे डिस्कस, जिसमें हम कुछ न्यू टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमारे पास आ जाते हैं पल्मोनरी ब्लड वेजल्स के। तो पल्मोनरी ब्लड वेजल्स हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसकी वॉल थिन होती है एज कम्पेयर टू द सिस्टमेटिक कायोटिक वॉल। पल्मोनरी ब्लड वेजल्स की वॉल थिन ही होती है। पल्मोनरी ब्लड वेजल हमारे पास हाईली इलास्टिक और ज़्यादा डिस्टेंसिबल होती हैं। स्मूथ मसल कॉर्ड इसके अंदर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए ट्रू आर्ट्रियोल्स के पास भी स्मूथ मसल फाइबर कम होते हैं। पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं वो ज़्यादा भरी होती हैं, लार्जर होती हैं एज कम्पेयर टू द सिस्टमेटिक कैपिलरीज, ये ज़्यादा डेंस होती हैं। वेस्कुलर रेजिस्टेंस पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कम होती है, इट्स राउंड अबाउट 1/10 ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी ब्लड वेजल जो हैं वो पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसका लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, और उसके अलावा पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर भी हमारे पास लो होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल शंट में इसमें प्रेजेंट होता है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है तो हमारे पास लंग्स जो हैं वो रिसीव करते हैं होल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड आएगा वो लंग्स वो रिसीव कर लेते हैं। तो आउटपुट ऑफ ब्लड पर मिनट इज सेम इन बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि सेम होगा, पहले तो जो हमारे पास राइट एट्रिया है उसके अंदर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, देन वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वही सारा ब्लड जो है लंग्स रिसीव करेंगे, उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेंगे और देन हमारे पास लेफ्ट एट्रिया के अंदर वो ब्लड चला जाएगा। सो बेसिकली दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ ब्लड होती है, इट इज़ अबाउट 5 लीटर। लंग्स जो होते हैं अकोमोडेट करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड को जो इक्वल होती है अमाउंट ऑफ ब्लड अकोमोडेटेड बाय ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। पल्मोनरी ब्लड प्रेशर हमारे पास पल्मोनरी ब्लड वेजल्स के अंदर ज़्यादा डिस्टेंसिबल होती है, इसकी वजह से सिस्टमेटिक एज कम्पेयर टू सिस्टमेटिक ब्लड वेजल, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है इसका कम होता है। सो द इंटायर पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम इज लो प्रेशर बेड। कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, डायसिस्टोलिक प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। उसके अलावा अगर हम पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर देखते हैं तो वो भी हमारे पास 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और इतना प्रेशर सफिशिएंट होता है गैस एक्सचेंज के लिए बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। मेजरमेंट ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो हम फिक्स प्रिंसिपल के थ्रू कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो की हम रेगुलेटेड होती है कुछ फैक्टर्स के थ्रू। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कार्डिक आउटपुट है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, नर्वस फैक्टर है, केमिकल फैक्टर्स हैं, ग्रेविटी एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कार्डिक आउटपुट। बेसिकली पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डिक आउटपुट के। मतलब कि अगर किसी चीज़ ने किसी फैक्टर ने कार्डिक आउटपुट को अल्टर किया, ये चेंज किया, ये इफेक्ट किया, वो डेफिनेटली हमारे पल्मोनरी ब्लड फ्लो को इफेक्ट करेगा। अब कार्डिक आउटपुट जो है वो किन चीज़ों से अल्टर हो सकता है, किन फैक्टर्स के थ्रू अल्टर हो सकता है? वो वेनस रिटर्न है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कार्डिक आउटपुट को इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर इनके अंदर कोई चेंज आता है तो कार्डिक आउटपुट चेंज होगा। देन हमारे पास है वेस्कुलर रेजिस्टेंस। वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है बेसिकली पल्मोनरी ब्लड फ्लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस के। अब ये किस तरह से है? पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस हमारे पास लो होती है एज कम्पेयर टू द सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है ड्यूरिंग फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन में कुछ होती है, इंस्पिरेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, एक्सपिरेशन में चेंज होता है। वो प्रोसेस क्या होता है कि इंस्पिरेशन के दौरान
पल्मोनरी ब्लड वेजल्स ज़्यादा डिस्टेंडेंट होती है बिकॉज इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी और पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सपायरेशन के अंदर पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक्सरसाइज के दौरान वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया। देन हमारे पास है नर्वस फैक्टर। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि इंस्पायरेशन हुई है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से पल्मोनरी ब्लड वेजल्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंट हो गई हैं। उसने पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर दिया और पल्मोनरी ब्लड फ्लो उसकी वजह से इंक्रीज हो गया। सो नर्वस फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं कि दो कंडीशंस हो रही होती है, एक सिंपैथेटिक नर्व कंडीशन होती है और एक हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक होती है। अगर तो सिंपैथेटिक नर्व में स्टिमुलेशन जाती है ड्यू टू एनी अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, वो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगी वेजोकंस्ट्रिक्शन करा के। और अगर ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जाती है तो वह वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देगी वेजोडाइलेशन करवा के। हाउएवर अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट इज डाउटफुल वेदर ऑटोनोमिक नर्व्स प्ले एनी रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो ऑफ द लंग्स। देन हमारे पास केमिकल फैक्टर्स हैं। तो अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, वो कॉज करती है वेजोकंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी हाइपोक्सिया की वजह से। बट इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस इफ सम पार्ट ऑफ द लंग्स इज इफेक्टेड बाय हाइपोक्सिया देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज इन दैट एरिया। अगर किसी भी लंग्स के पार्ट में हाइपोक्सिया होता है तो वो जो बेसिकली कंस्ट्रिक्शन करवा देगा कैपिलरीज में। Thus, the blood is directly to the alveoli of neighboring area where gases exchange occur. Gravity and hydrostatic pressure normally अगर standing position में होते हैं तो blood pressure lower extremities में ज़्यादा होता है due to the gravity. And upper part of above the level of heart pressure is low. This is because effect of gravitational force. Similar condition हमारे पास देखी जा रही होती है कि pulmonary blood vascular pressure vary करता है हमारे पास different parts में। क्या है उसका बेसिकली एपिकल पोर्शन के अंदर ना ब्लड फ्लो हमारे पास कम होता है। उसका रीज़न क्या होगा? एपिकल पोर्शन ऑफ लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरी प्रेशर जो होता है ना ऑलमोस्ट सेम होता है एल्वियोलर प्रेशर की निस्बत, ठीक है। दोनों को अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर हमारे पास सफिशिएंट होता है फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एल्वियोलर कैपिलरीज। हाउएवर अगर पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होता है और एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज होता है, कैपिलरीज हमारी कोलैप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो को वो प्रिवेंट करता है एल्वियोलर तक जाने के लिए। इस जोन को हम नाम देते हैं जोन ऑफ लंग इज कॉल्ड द एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो। इस कंडीशन के अंदर गैस एक्सचेंज नहीं हो रही होती है, मतलब इस जोन के अंदर गैस एक्सचेंज नहीं होती है एपिकल पोर्शन के अंदर। तो इसको हम कंसिडर करते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, क्योंकि वेंटिलेशन हो रही है, एयर की एंट्री जा रही है, लेकिन वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है, कैपिलरीज जो है वो कोलैप्स हुई हैं, परफ्यूजन नहीं हो रही है, तो इस पोर्शन के अंदर प्रॉपर्ली गैस एक्सचेंज नहीं होती और ये कंडीशन हमारे पास होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की कंडीशन। इसकी वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इट में लेड टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या फिर जो जब हमने टीबी को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं देन हम एपिकल वाली जोन को देखते हैं। मिड पोर्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्रेशर जो एल्वियोलाई में होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू द पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर एंड मोर देन द पल्मोनरी डायसिस्टोलिक प्रेशर। मतलब कि पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर से कम होगा लेकिन डायसिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ दिस द पल्मोनरी ब्लड फ्लो टू द एल्वियोलाई इंक्रीज ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डिक्रीज ड्यूरिंग डायसिस्टोल। इस जोन को हम कहते हैं एरिया ऑफ इंटरमीडिएट फ्लो। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो यहाँ पे नॉर्मल होती है। लोअर पोर्शन जोन 3, लोअर पोर्शन के अंदर पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एल्वियोलर प्रेशर बोथ ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। से ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली यहाँ पे हो रहा होता है। पार्ट ऑफ लंग इज कॉल्ड द एरिया ऑफ कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज होती है यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो। यह हमारे पास तीनों जोन दिखाई गए हैं। एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होता, यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है और इस पोर्शन के अंदर कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पे हमारे पास जो वीक्यू मिसमैच होता है वो ज़्यादा हो रही होती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा होती है, यहाँ पे नॉर्मल होती है और यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द ब्लड फ्लो। थैंक यू।